मैं डॉक्टर राजीव नामदेव, इंचार्ज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग from Sri Vaishnav Polytechnic College, Indore, welcomes you all final year students in the subject 505 Industrial Engineering औद्योगिक अभियांत्रिकी। हमारा आज का चैप्टर नंबर 3 है वर्क स्टडी, या इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य अध्ययन। आज के इस भाग में हम पढ़ेंगे कार्य अध्ययन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वर्क स्टडी, उत्पादकता के साथ कार्य अध्ययन का संबंध, वर्क स्टडीज रिलेशन विथ प्रोडक्टिविटी, कार्य अध्ययन के लक्ष्य एवं उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क स्टडी, और अंत में कार्य अध्ययन की मूल प्रक्रिया एवं तकनीक, बेसिक प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी। कार्य अध्ययन की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ वर्क स्टडी में कार्य अध्ययन को हम बिंदुवार समझें। ये कंप्लीट डेफिनेशन है विदाउट एनी ब्रेक। मैंने ये जो ब्रेक में पॉइंट वाइज लिया है उसी डेफिनेशन को लिया है, जिससे आप किसी भी पॉइंट को मिस ना करें। तो सबसे पहली चीज़, वर्क स्टडी इज़ अ जेनेरिक टर्म फॉर दोज टेक्निक पर्टिकुलरली मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। यानी कि कार्य अध्ययन जो है एक व्यापक टर्म है, स्पेशली कार्य विधि अध्ययन और कार्य मापन। यहाँ पर वर्क मेजरमेंट के साथ में टाइम स्टडी ब्रैकेट में लिखा है। कभी कभी मेथड स्टडी और टाइम स्टडी भी बोला जाता है, बट करेक्ट टर्म इज मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, कार्य विधि अध्ययन और कार्य मापन। ये जो वर्क स्टडी की ये दो चीज़ें हैं, इन्हीं को हम टेक्निक ऑफ वर्क स्टडी भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर गौर करें कि ये जो कार्य अध्ययन किया जाता है, ये जो विधियां हैं, ये उपयोग में लाई जाती हैं इन द एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क इन ऑल इट्स कंटेक्स्ट। यानी कि मानव से संबंधित जो भी परीक्षण होते हैं, पर मानव से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं, उनके परीक्षण के लिए उपयोग में आते हैं। तो एक अंतर जो मैंने अपने पहले पढ़ा था कि प्रोडक्शन में मशीन से संबंधित कार्य होते हैं, जबकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ह्यूमन वर्क या मानव कार्य पर कंसंट्रेट किया जाता है। तो सेकंड बिंदु है कि जो मेथड्स हमारे उपयोग में लाई जाती हैं वो मानव कार्य के जो भी प्रसंग होते हैं उनके परीक्षण के लिए, इन द एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क इन ऑल इट्स कंटेक्स्ट। इससे क्या होने वाला है, एंड विच लीड, ये जो दोनों मेथड हैं वो जो दोनों के उपयोग से विच लीड सिस्टमेटिकली टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स which affect the efficiency and economy of the situation being reviewed। हम वर्क स्टडी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की कर रहे हैं, उस सिचुएशन की हमको दक्षता और अर्थव्यवस्था बढ़ाना हो तो उसका सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, जो भी फैक्टर्स या कारक उसमें लगे हुए हैं उनका अध्ययन करना होता है, जिससे कि इन ऑर्डर टू इफेक्ट इम्प्रूवमेंट, जिससे कि सुधार का प्रभाव लाया जा सके। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करें कि कार्य अध्ययन में 2 तकनीक होती हैं, कार्य विधि अध्ययन और कार्य मापन। वर्क स्टडी हैज़ 2 टेक्निक्स, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, समटाइम्स वर्क मेजरमेंट नॉन एज टाइम स्टडी। ये जो किए जाते हैं, ये मानव से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए किया जा सकते हैं, और वो इसलिए किए जाते हैं जिससे कि जो सिचुएशन या जो परिस्थिति हमारे पास है उसको हम व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिकली जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब का हम इन्वेस्टिगेशन करें, जिससे कि हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। अब आप इतना समझने के बाद डेफिनेशन को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे इंग्लिश में। वर्क स्टडी इज अ जेनेरिक टर्म फॉर दोज टेक्निक्स पर्टिकुलरली मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट विच आर यूज्ड in the examination of human work in all its context and which lead systematically to the investigation of all factors which affect the efficiency and economy of the situation being reviewed in order to effect improvement। तो आप इसको टोटल में ऐसा लिखेंगे, जब लिखेंगे पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे परीक्षा में। हिंदी में इसको बोले हम, कार्य अध्ययन एक व्यापक टर्म है
जो कि पर्टिकुलरली कार्यविधि अध्ययन और कार्य मापन का उपयोग किया जाता है मानव से संबंधित जो भी प्रसंग हैं उन सब के परीक्षण के लिए और व्यवस्थित रूप से परिस्थिति को, दक्षता और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है जिससे कि प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके। तो ये डेफिनेशन ऑफ वर्क स्टडी है जिसको कि मैंने आसान बनाने की कोशिश की है कि आप किसी भी बिंदु को इसमें ना छोड़ें। पहला टेक्निक, दूसरा कंसर्निंग विद द ह्यूमन, तीसरा वाई टू लीड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो ये चारों टर्म इसमें आना चाहिए व्यवस्थित रूप से। इसके बाद हम आते हैं कि वर्क स्टडी का प्रोडक्टिविटी से संबंध क्या है। अभी हमने पहली ही लाइन पढ़ी थी डेफिनेशन में कि वर्क स्टडी विच इज़ हैव टू टेक्निक्स, वन इज़ मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। आप देखिए वर्क स्टडी हैज़ टू टेक्निक्स, नंबर वन इज़ मेथड स्टडी, कार्यविधि अध्ययन जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा है वर्क मेजरमेंट, कार्य मापन। अब देखिए मेथड स्टडी में क्या किया जाता है कि जो भी कार्य हो रहा है, जो भी विधि या जो भी प्रक्रिया से हो रहा है, उसमें हमको उसका सरलीकरण करना है, टू सिंप्लीफाई द जॉब, और सरलीकरण करके हमको और इकोनॉमिकल मेथड्स देना है। सो टू सिंप्लीफाई द जॉब एंड डेवलप मोर इकोनॉमिकल मेथड। जबकि कार्य मापन में हम जो वर्क हो रहा है वो कितना समय ले रहा है इसको ज्ञात किया जाता है, टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट शुड टेक टू कैरी आउट। तो पहली चीज़ ये है कि कार्य अध्ययन में दो तकनीक हैं, इसकी दो तकनीक हैं, दोनों साथ में चलती हैं। किसी भी कार्य परिधि में करना हो तो कार्यविधि अध्ययन एक हिस्सा होगा, दूसरा हिस्सा वर्क मेजरमेंट होगा, और इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट द कंप्लीट वर्क स्टडी। अब आपने देखा कि वर्क स्टडी से दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो हमारा कार्य का सरलीकरण हो रहा है और हम नई तकनीक विकसित कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिकल है, और दूसरा हम उसमें टाइम भी मेजर कर रहे हैं कि इसमें कितना समय लग रहा है, जिससे हम जो नई मेथड विकसित करें उसका समय कम हो। तो यहाँ पर जब ये दोनों चीज़ हो जाएगी किसी भी प्रक्रिया में कि वह सरल हो जाएगी, इकोनॉमिक हो जाएगी और कम समय लेगी, तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो इट विल लीड्स टू द हाई प्रोडक्टिविटी। तो ये संबंध है वर्क स्टडी का उच्च उत्पादकता से। आप ये जो फिगर मैंने बनाया है, परीक्षा में जब प्रश्न आए तो आप इसको पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं कि कार्य अध्ययन जो है उसमें दो प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। पहली कार्यविधि अध्ययन, जिसमें कि हम जो भी कार्य हो रहा है उसका सरलीकरण करके नई इकोनॉमिक प्रक्रिया को, विधि को हम विकसित करते हैं। जबकि दूसरी विधि तकनीक वर्क मेजरमेंट को हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। अतः कुल मिलाकर के हम किसी भी वर्तमान या मौजूदा विधि को सरलीकरण करते हैं, उसके समय कम लगता है, वो इकोनॉमिकल होती है, इससे कारण हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इसको आप जब पैराग्राफ में इस प्रकार से लिखेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। अब हम आगे आते हैं इसके बाद एम्स। अब यहाँ पर देखिए एम्स भी है और नेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव भी है। तो बात ये होती है एम्स और ऑब्जेक्टिव में पहली चीज़ जब हम बिंदु पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है दोनों चीज़ें एक हैं, ऐसा नहीं। अब आप देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपका एम है कि आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर बने, ये आपका एम है, और इसके लिए आप उद्देश्य क्या क्या बनाएंगे? 10th की परीक्षा दें, इसके बाद पीपीटी की परीक्षा दें, फिर आप किसी पॉलिटेक्निक में पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लें या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लें, और उसके बाद फिर उसकी परीक्षा को पास करें। तो ये होंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, और लक्ष्य जो है वो आपका क्या है? ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना। तो इसी प्रकार से बिल्कुल क्लियर रहे कि एम और ऑब्जेक्टिव में जो अंतर है वो ये है कि एम हमारा एक है और उसको किस प्रकार से पूरा करना है, जो जो भी उसकी स्टेप्स होंगी उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे जो एम है वो पूरा हो। तो अब आप देखिए पहला ही लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रोडक्टिविटी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और हम जानते हैं कि हाई प्रोडक्टिविटी से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं और भी हमने बेनिफिट देखे हुए हैं। तो पहला एम जो है वर्क स्टडी का वो यही है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, अल्टीमेट एम इज़ टू इंक्रीज द
प्रोडक्टिविटी। हम एक ही बिंदु लिख सकते हैं एम्स में, लेकिन यदि परीक्षा में प्रश्न आता है 3 या 5 नंबर का तो आपको 4-5 पॉइंट में लिखना पड़ता है, इसलिए मैं इसमें बिंदुवार बता रहा हूँ आपको। अदरवाइज़ आप अपने दिमाग में बिठाइएगा कि इसका जो एम है कार्यविधि अध्ययन का वो है उत्पादकता को बढ़ाना। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि चूँकि वर्क स्टडी जो है मानव शक्ति से संबंधित है, अतः मानव शक्ति का प्रभावी एवं अधिकतम उपयोग करना, इफेक्टिव एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पावर, ये हमारा दूसरा एम होगा। ये दूसरे एम से ही हम पहले एम पर पहुंचेंगे। फिर इसके बाद जो हमारे प्लांट्स हैं या जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, इनको इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करें, हम इनका प्रभावी रूप से उपयोग कर सकें, क्योंकि जब हम इनका प्रभावी रूप से उपयोग करेंगे, मानव शक्ति का करेंगे, तो हमारी उत्पादकता डेफिनेटली बढ़ेगी। अब इसमें कई जगह पर हम देखते हैं कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम हमारे घर में भी देखते हैं, बोलते हैं कि लाइट बंद करो, पानी का नल बंद करो, क्योंकि ये वेस्टेज है। तो ये छोटे छोटे जो घरों में लगाते हैं, हम यही इंडस्ट्री में लगाएंगे कि वाटर का वेस्टेज ना हो, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज ना हो, क्योंकि ये भी हमारे अल्टीमेटली है तो इनपुट। तो इस तरीके से यदि कहीं पर वेस्टेज हो रहा है तो अब हमारी कार्यविधि में क्या वेस्टेज हो रहा है कि एक कार्य किया जा रहा है और उसमें लगना चाहिए 10 मिनट और लगना चाहिए 10 मिनट और वो टाइम ले रहा है 15 मिनट, तो ये 5 मिनट में वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि हमारे लिए वेस्टेज है। तो इन कारकों को कम करना। और इसके बाद में एक सप्लीमेंट्री इसमें है, क्योंकि जब आप वर्क स्टडी करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ये मेन एम है, लेकिन सेकेंडरी हम इसका एम बोल सकते हैं कि टू डू रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि अल्टीमेटली जब इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा तभी हमारी प्रोडक्टिविटी का मेन एम मिलेगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो एक और पहला हमारा है उत्पादकता को बढ़ाना, कैसे मानव शक्ति का प्रभावी उपयोग, संयंत्र एवं उपकरणों का प्रभावी उपयोग और 6 कारकों को कम करके। और फिर दूसरा हमारा आ जाता है टू डू रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग के विकास के लिए शोध करना। तो इस तरीके से आप एम्स के मामले में बिल्कुल क्लियर रहें। अब एम हमारे 2 हो गए, एक हमारा रिसर्च करना है हमें डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री के लिए, एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। साथ साथ में आप ले सकते हैं कि इफेक्टिव एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पावर, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, रिड्यूस वेस्टेज फैक्टर्स। अब हम देखिए इसके इन लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए हमारे उद्देश्य बनाएंगे। जैसा मैंने बोला था कि आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है, या आपका लक्ष्य था, तो उसके लिए आपने उद्देश्य क्या, सबसे पहले 10th की परीक्षा दी, फिर इसके बाद आपने पीपीटी दी, फिर एडमिशन लिया, फिर हर साल आप क्लियर करते गए, और जब फाइनल ईयर में आए तो आपका कंपनी ने आपको जॉब ऑफ़र की और आप जॉब कर रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 एम हैं अल्टीमेटली। पहला है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और दूसरा है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री के लिए रिसर्च करना। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको वर्क स्टडी की स्पेसिफिकली देखिए अब कहाँ पर आते हैं हम इसमें मेथड्स को इम्प्रूव करते हैं। और वो कैसे करते हैं, बाय यूटिलाइजिंग मेन, यहाँ पर मशीन और मटेरियल भी हैं, ये भी अपने काम में आएंगे। बट अल्टीमेटली चूँकि मानव जो कि मशीनों और मटेरियल का उपयोग कर रहा है, तो वो कैसे बेहतर करे, इसलिए हम इसमें मशीन और मटेरियल हैं। तो मशीन अदरवाइज आप बोलेंगे तो प्रोडक्शन वाले करते हैं, नहीं, मानव जो उपयोग कर रहा है मशीन का वो इस तरीके से करे। तो यहाँ पर मानव से संबंधित जो यूज़ करते हैं अपन, वो मटेरियल ये है। तो पहला हमारा उद्देश्य होगा कि टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इम्प्रूव्ड मेथड, उन्नत प्रक्रिया को विकसित एवं लागू करना। दूसरा होगा टू यूटिलाइज मेन मशीन एंड मटेरियल ऑप्टिमली बेहतर तरीके से। अभी उपयोग हो रहा है लेकिन उसका हम उपयोग कर सकें बेहतर तरीके से। तीसरा है जो बहुत कठिन काम है, ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक सिंपल, मतलब किसी भी काम को आसान बनाना बहुत कठिन काम है। यही काम है, यदि हम किसी कार्य को आसान बना देंगे तो वो आसान बनाने से आप जान रहे हैं कि बेहतर होगी और उसमें समय भी कम लगेगा। तो टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इम्प्रूव मेथड वी हैव टू मेक वर्क सिंपल, तो हम कार्य को आसान बनाएंगे। इसके बाद आसान बनाने में कहीं ये ना हो कि आप क्वालिटी या क्वांटिटी से समझौता करें, क्योंकि मात्रा जो चाहिए वो चाहिए, लेकिन साथ में उसकी गुणवत्ता भी चाहिए। तो उत्पाद की गुणवत्ता एवं मात्रा को बनाए रखना, ये भी हमारा उद्देश्य होगा वर्क स्टडी का। और अंत में हम लेंगे कि टू एंश्योर क्लीन एनवायरनमेंट, तो वातावरण को हम स्वच्छ बनाए रखना, ये भी हमारा है। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ, ये मतलब ये हुआ कि यदि हम ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं और किसी लोकल गैराज में जाते हैं अपनी गाड़ी ठीक कराने, तो वहाँ पर देखते हैं छोटी सी एक गुमटी होती है जिसमें कि वो टूल रखे रहता है,
आसपास जहाँ पर जगह वहाँ पर वो गंदगी फैलती रहती है, और गंदगी में कभी वो पता चला कि हम खड़े होने में दूर खड़े होते हैं, वहीं कई बार मतलब स्लिप हो सकता है, ये एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर पर जाएंगे तो वो गाइडलाइन फॉलो करते हैं टू एंश्योर क्लीन एनवायरनमेंट, वाइट टाइल्स, प्रॉपर लाइट, जिससे कि कार्य दक्षतापूर्ण और बेहतर तरीके से हो। तो यहाँ पर हमको इस बात पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ह्यूमन काम कर रहा है, मानव काम जब करता है जब उसको स्वच्छ हवा मिले, मतलब पर्याप्त प्रकाश मिले और सफाई हो, तो टू एंश्योर क्लीन एनवायरनमेंट, ये भी हमारे वर्क स्टडी का ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया है 4-5 पॉइंट लिखे हैं, चूँकि 3 या 5 नंबर का आता है। आप पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, बुक्स और वगैरह जहाँ से भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बट इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब हम आते हैं कि बेसिक प्रोसीजर एंड टेक्निक। टेक्निक के बारे में मैं बता चुका हूँ कि देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी, वन इज मेथड स्टडी, अनदर वन इज वर्क मेजरमेंट। अब हम बेसिक प्रोसीजर पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है नीचे, ये बेसिक प्रोसीजर है, कार्य अध्ययन की मूल प्रक्रिया है। मूल प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कुछ लेटर मैंने बड़े बड़े लिखे हैं, और वो वर्टिकली आप सबसे पहले देखें तो क्या मिलता है आपको, SREDMDIM। इसको याद कैसे रखें? सपोज आप SR आपने याद रख लिया, ED आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ा है, MD आपने मशीन ड्राइंग पढ़ा है, IM इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है। तो हम इसी तरीके से इसको याद रखें, SREDMDIM। टोटल 8 स्टेप हैं। गौर कीजिएगा, इन स्टेप को आप शफल नहीं कर सकते, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि RS या ME या फिर DDM लाइक दिस, नहीं। सबसे पहले आपको S करना है। S का मतलब है सिलेक्ट या चयन। यहाँ पर देखें, सिलेक्ट या चयन। तो हमें चयन करना है, जिस कार्य का हमें अध्ययन करना है या जिस विधि का या प्रक्रिया का हमें अध्ययन करना है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। नंबर 2 पर हम आते हैं कि वो जो कार्य हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए वो जो कार्य हो रहा है उसमें रिकॉर्ड करेंगे हम। रिकॉर्ड करने के लिए हम चार्ट या डायग्राम्स का उपयोग करते हैं। नाउ पुराने ज़माने से होता आया, बट नाउ डेज यू कैन यूज़ योर मोबाइल और कोई रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर। नंबर 3 पर हम जो कार्य हो रहा था हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब हम उसको स्लो मोशन में चला करके या चार्ट या डायग्राम को देख करके परीक्षण करेंगे उसका हम, क्रिटिकल फैक्ट्स क्वेश्चनिंग टेक्निक लगा करके। ये हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। वैसे परीक्षण के लिए आप एक बिंदु याद रख लें जिससे आपको हमेशा याद रहे, किसी चीज़ को हमें परीक्षण करना हो या हम एग्जामिनेशन देते हैं तो क्वेश्चनिंग टेक्निक से हम परीक्षण करते हैं। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, ये 5 W क्वेश्चन बनते हैं। हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ, व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी कब। तो 5 W होते हैं, इसमें एक H भी होता है, हाउ। तो 5-6 तरीके की हमारी क्वेश्चन टेक्निक है। पहला है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है। तो जब हम ये क्वेश्चन लगाएंगे तो हमको वहाँ पर पता लग जाएगा कि ये जो कर रहा है इसके और भी कोई तरीके हैं। तो वो जो तरीके पर जब हम जाएंगे तो हमारी 4th स्टेज हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी डेवलप। तो हमने पहले अध्ययन किया, S फॉर सिलेक्ट चयन किया, R फॉर रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के लिए हमने चार्ट्स डायग्राम्स यूज़ करे, हमारे सिलेबस में वही है तो वही पढ़ेंगे, अभी हम वीडियो रिकॉर्डिंग पर नहीं जाएंगे। एग्जामिनेशन, जो हमारे पास चार्ट और डायग्राम है उसके आधार पर हम यहाँ पर एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि क्रिटिकल फैक्ट्स को हम क्वेश्चनिंग टेक्निक लगाएंगे, उसमें 5 W और H। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो तरीका हो रहा है इसके और कौन से दूसरे तरीके बेहतर हो सकते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा डेवलप या विकास। इसके बाद अब हम मेजर करेंगे कि हमने जो अभी कार्य हो रहा है मौजूदा तरीके से, एग्जिस्टिंग तरीके से, वो सपोज ले रहा है 15 मिनट और हमने जो दूसरी मेथड बताई है उसमें लग रहा है 12 मिनट। तो यहाँ पर हम इस टाइम को मेजर करेंगे
टाइम मेजर में हम ध्यान दीजिएगा कि हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सबसे कम समय ले रहा है, कौन सबसे ज़्यादा, बल्कि स्टैंडर्ड टाइम लेंगे। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है यदि आप ताश खेलें, 4 लोगों में यदि एक एक पत्ते को बांटते जाएं, बिल्कुल सही तरीके से एक के ऊपर एक रखें, तो इसमें कुल समय लगता है 30 सेकंड। ये 30 सेकंड उसके लिए है स्टैंडर्ड टाइम। अब यदि आपने बोला कोई चेक करेंगे तो वो फटाफट बांट देगा, तो उसको कम समय लगेगा, या कोई स्लो बांटेगा जो नया नया खिलाड़ी होगा। बट हमें जो टाइम मेजर करना है वो कौन सा करना है, स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय। तो आपने क्या किया, सबसे पहले चयन किया, इसके बाद चार्ट या डायग्राम की मदद से उसको रिकॉर्ड किया, फिर क्वेश्चनिंग टेक्निक या प्रश्नों के आधार पर आपने उसको एग्जामिन किया। इसके बाद आपने एग्जामिन करने के बाद देखा कि नहीं यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो आपने उसमें क्या किया, डेवलप किया। डेवलप करने के बाद जो आपने डेवलप किए मेथड, उसको आपने मेजर किया। मेजर आप दोनों को करेंगे, जो मेथड अभी हो रही है वो, और दूसरी जो आपने सोचा है या सजेस्ट की है वो। जब आप देखेंगे कि हाँ हमारी नई वाली मेथड जो है वो ज़्यादा बेहतर है, तो अब आप उसको लाइन वाइज लिखेंगे, क्योंकि आप वहाँ खुद काम नहीं करेंगे बल्कि करवाएंगे। तो करवाने वाले को बाकायदा लिख के देना पड़ेगा कि आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। आपको स्टेप बाय लिखना है। इसका एक बेस्ट तरीका बताऊं कि यदि आप कोई भी कुकिंग शोज़ देखते होंगे, मास्टर शेफ वगैरह, तो उसमें जो खाना बनाने वाले को लिखा रहता है कि पहले आपको ये करना है, फिर आपको चॉपिंग करना है, फिर आपको ओवन में रखना है, इतने डिग्री पर रखना है, ये रखना है। तो ये कहलाती है परिभाषित। तो जो आपने अल्टरनेट तरीका देखा है उसको अब आप डिफ़ाइन करेंगे, और डिफ़ाइन करने के बाद अब ये लिखी हुई चीज़ आप जिस इंडस्ट्री में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर उनको देंगे, तो वो उस तरीके से काम करवाना शुरू करेंगे। मतलब इंस्टॉल या विस्थापन होगा आपकी बताई हुई मेथड का, न्यू मेथड का। अब ऐसा है कि आपके सामने या मैनेजमेंट ने शुरू में कर दिया तो आपका काम ख़त्म हो गया? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ है। अब आप जाकर के उसको देखेंगे कि वो बाकायदा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस इज़ एम फॉर मेंटेन, बनाए रखना कि नई मेथड हमारी काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जब भी आप नया काम देंगे तो जो भी वर्कर होगा, देयर इज़ ऑलवेज रेसिस्टेंस टू चेंज। आपने चेंज किया, उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो पुरानी मेथड से ही काफ़ी कंफर्टेबल है। तो हमको उसको प्रोत्साहित करना है कि आप ये नया वाला काम कीजिएगा, और जब वो काम करने लगेगा तो उसको आदत हो जाएगी, तो वो उसको वेलकम करेगा। तो इस तरीके से आप देखें कि टोटल बेसिक प्रोसीजर जो वर्क स्टडी की है उसकी 8 स्टेप हैं। 8 स्टेप आपको याद रखना है। SREDMDIM। अब S फॉर सेलेक्ट, चयन, R फॉर रिकॉर्ड, E फॉर एग्जामिन या परीक्षण, D फॉर डेवलप या विकास, M फॉर मेजर या मापन, D फॉर डिफाइन एंड परिभाषित, I फॉर इंस्टॉल या विस्थापन, M फॉर मेंटेन या बनाए रखना। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पूरे कार्यविधि को अपन समझने के लिए। सपोज़ हमने देखा होगा, हम सभी अपने अपने घरों में प्रेस करते हैं कपड़ों पर, या तो प्रेस खुद करते हैं, या हमारे आप छोटे हैं तो आप पेरेंट्स आपके करते रहे होंगे, मम्मी पापा। और एक आपने देखा होगा कि जो लॉन्ड्री मैन है या धोबी है, उसके कभी कभी कपड़े दिए जाते हैं तो वो भी करता है। अब आप देखिएगा कि घर पर जो प्रेस होती है और एक धोबी जो करता है, ये बहुत क्लियर का डिस्टेंस बता रहा है। यदि हम माने कि जो वहाँ पर घर पर प्रेस कर रहे हैं और जो धोबी कर रहा है, उसमें अंतर क्या मिलता है? धोबी का चूँकि काम ही वही है, तो वो एक शर्ट को हार्डली 2 मिनट में कर देगा, जबकि उसी शर्ट को हमें करने के लिए 10 मिनट लगेंगे। क्यों लगेंगे 10 मिनट? क्योंकि हमको एक ही शर्ट करना है। क्योंकि इसकी प्रोसेस क्या होगी? सबसे पहले आपको तैयारी करना। तैयारी क्या करना? टेबल पे चादर बिछाना, प्रेस को लेना, प्लग में लगाना, और कपड़े को पानी छिड़क के, चूँकि कॉटन कपड़े होते हैं तो पानी छिड़केंगे तो अच्छी प्रेस जमेगी, और लेकर के घड़ी बना करके रखना। ये काम धोबी भी करता है काम, उसको केवल टेबल और कपड़ा नहीं करना है, लेकिन तैयारी तो वो पूरी करता है। वो एक ही बार करता है तैयारी, लेकिन हमको एक ही शर्ट है। इसके बाद फिर क्या होगा? अब वो प्रेस करना शुरू करेगा। तो प्रेस कहाँ से शुरू करते हैं? हम शर्ट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले कॉलर का बैक। क्यों? क्योंकि यदि प्रेस गर्म या ठंडी हुई, गर्म हुई तो वो हम वहाँ हाथ लगा के देख लेंगे, और यदि बाई चांस बहुत गर्म हुई, जल भी गई, तो वो चूँकि फोल्ड हो जाती है तो हम उससे भी बच जाएंगे। फिर इसके बाद कॉलर का फ्रंट। फिर इसके बाद जो हमारा पीछे का बैक होता है ऊपर वाला, उसको करेंगे जो शोल्डर वाला हिस्सा है।
फिर इसके बाद हम लेंगे आस्तीन जो हमारे हैं, आस्तीन में भी पहले कफ और फिर ये। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखें कि ये पूरी प्रक्रिया है। अब आप ये पूरी प्रक्रिया आपने देखी आपके यहाँ पर, अब आप देखिए धोबी के यहाँ पर। अब आप ये देखेंगे इसमें कि पहली चीज़ तो ये हो रही है कि ये जो आपने लिया प्रेस करने का जो पूरा तरीका है यह आपने चयन किया। अब इसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड किया कैसे कि सबसे पहले धोबी ने क्या किया कि तैयारी करने के लिए आकर के सबसे पहले चादर बदली। इसके बाद उसने क्या किया, प्रेस को गर्म होने प्लग में लगाया। आप अपने घर पे भी देखिएगा, चादर रखी और ये किया। अब इसके बाद जो टाइम लग रहा है बेसिकली प्रेस करने में वो लेता है 2 मिनट और हमारे को लगते हैं 4 मिनट। क्यों? क्योंकि वो उसको प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर हम देखें तो अब हमने क्या किया, हम अपने घर की बात करें कि हमारे घर पे जो भी पेरेंट्स या कोई भी कर रहा है आप उसका टाइम नोट करें। सबसे पहले उन्होंने उठाया, इसके बाद एक्स काम किया, वाई किया, फिर जेड किया, फिर ये किया। इसको आपने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड किस में किया? चार्ट में या डायग्राम में। तो चार्ट या डायग्राम के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। फिर आपने देखा कि नहीं, क्या होता है कि जब हम शर्ट में करने जाते हैं तो पहले बैक कर देते हैं, फ्रंट कर देते हैं। ऐसा नहीं, पहले आप बैक को करो, फिर एक लेफ़्ट साइड को लो, फिर एक राइट साइड को लो, फिर उसमें बटन्स को लगाओ, फिर बैक में ले जाओ, फिर उसको फोल्ड करो तरीके से। तो ये यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इसमें कि हाउ वाली लगाएंगे। क्वेश्चनिंग टेक्निक में कौन सी लगाएंगे? हाउ। यहाँ हाउ में अंतर आएगा कि कैसे किया जा रहा है। तो यहाँ पर कैसे किया जा रहा है तो अब हम अल्टरनेटिव मेथड देखेंगे। धोबी का थोड़ा सा ध्यान देंगे, यार वो कैसे करता है। तो वो मेथड को हम जब देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे करिए तो आप भी 2 मिनट में कर लेंगे। तो ये हमारी क्या हुई? अल्टरनेटिव मेथड। क्या मतलब फोल्डिंग का तरीका हमने बता दिया जिससे जल्दी हो जाए। अब टाइम हमने हमारे यहाँ भी मेजर कर लिया है कि 5 मिनट लगते हैं, वहाँ पर भी मेजर कर लिया 2 मिनट लगते हैं। तो अब हम नहीं बताएंगे, जो हमारी धोबी की है वो ये बताएंगे कि नहीं आप इसको ऐसा करिए। तो ये हम क्या करेंगे? डिफ़ाइन करेंगे। कैसे करिए? पहले ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए। तो ये हो जाएगी हमारी डिफ़ाइन, न्यू सेलेक्ट मेथड हो गई। अब हम बोलेंगे कि आप इस तरीके से करिए। उन्होंने एक बार किया, फिर जब भी वो करें तो हमको 2 बार बोलना है। ये हम बड़ों को तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब छोटे प्रेस करें तो उनको सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए हम बोल सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है प्रेस करने का कि किस तरीके से आप सारी स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करेंगे। SREDMDIM। रिमेंबर द स्टेप्स, इसी तरीके से चलना है, इसको आगे पीछे नहीं करना है। नहीं तो आपसे प्रश्न पूछा, आपको 4 याद है, आपने 4 लिख दिया, आपको नंबर 0 मिलेंगे। क्योंकि मूल प्रक्रिया में 8 की 8 स्टेप आना चाहिए और इसी सीक्वेंस में आना चाहिए, इसी क्रम में आना चाहिए। एस सेलेक्ट, चयन, वर्क टू बी स्टडीड, आर रिकॉर्ड, डिटेल्स कंसर्निंग वर्क, जो भी कार्य किया जा रहा है उसका रिकॉर्ड, ई एग्जामिन, परीक्षण, क्रिटिकल फैक्ट्स बाय क्वेश्चनिंग टेक्निक, डी डेवलप विकास, अल्टरनेटिव मेथड्स, एम मेजर, मापन, वर्क एंड स्टैंडर्ड टाइम, डी डिफाइन, परिभाषित, न्यू सिलेक्टेड मेथड, आई इंस्टॉल, विस्थापन, न्यू मेथड, एम मेंटेन, बनाए रखना, न्यू मेथड एज पर स्टैंडर्ड। यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये आपको रिमेंबर के लिए हो कि आप याद कर लें। अब इसके बारे में जब आप डिटेल में बुक में या जहाँ जिस मटेरियल से आप पढ़ेंगे तो कम से कम 2-2 लाइन आपको हर एक के बीच में लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा आता है, कम से कम 5 या 6 नंबर का रहता है। तो अकेले इतना लिखने से आपको कोई भी 2 नंबर देगा पॉइंट लिखने में। लेकिन आप इसके बीच में डिटेल लिखें कि जो भी कार्य अध्ययन है उसको हम चयन करेंगे, इस तरीके से आप लिखें हर एक के बीच में हेडिंग डाल करके, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब हम लास्ट में आते हैं कि वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, वर्क मेजरमेंट टेक्निक। जस्ट एक इंट्रोडक्टरी है जिससे हम कंटिन्यूटी बना सकें कि हमारे अगले चैप्टर्स में हम क्या करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा मेथड स्टडी है, फिर वर्क मेजरमेंट है। तो अब हम इसके एंड स्लाइड में हम ये कर सकते हैं यहाँ पर कि अब हम देखें कि इनमें अंतर क्या है बेसिक, जिससे कि आपको बार बार मैं जब पढ़ाऊँगा तो रिकॉल करने में मज़ा आएगा। तो वर्क स्टडी में देखिए आप 8 स्टेप मैंने लिखी हैं, SREDMDIM, राइट, ये लिखी है वर्क स्टडी में SREDMDIM। अब इसके डिटेल में नहीं जाना चूँकि अपन काफ़ी बात कर ली है। मेथड स्टडी में क्या होगा? SRE तो होगा, राइट, SRE ये तीनों में कॉमन है। SRE वर्क स्टडी में भी है, मेथड स्टडी में भी है और वर्क मेजरमेंट भी है। मेथड स्टडी में
आप एग्जामिन करके डेवलप करेंगे, फिर डिफाइन करेंगे, राइट। लेकिन इसमें देखिए आप मेजर वाला पोर्शन हट रहा है। मेजर वाला कहाँ जाएगा? वर्क मेजरमेंट में, क्योंकि वर्क मेजरमेंट टाइम मेजर, क्योंकि मेथड स्टडी के लिए आप चार्ट और डायग्राम यूज़ करेंगे, वर्क मेजरमेंट के लिए आपको टूल्स यूज़ करना पड़ेंगे, जैसे स्टॉप वॉच, टाइम मेजर करना हो तो, राइट। तो मेजर करने का काम दूसरे को दिया जाएगा, तो ये होगा SRE मेजर। फिर मेजर करेंगे, जैसे मान लीजिए टाइम लग रहा है 5, 10, 15, इस तरीके से आप लिखते जाएंगे, तो उस नंबर्स को आपको कंपाइल करना पड़ेगा, कितना कितना टाइम लगा। अगर आपने एक ही चीज़ को 3 बार नोट किया तो उसका एवरेज लेना पड़ेगा, तो ये हमारा कहलाएगा कंपाइल या संकलन। और फिर होगा डिफाइन, फिर इंस्टॉल और मेंटेन। तो अब आप देखिएगा मैंने एरो भी बनाया है। एरो में इसलिए बनाया है कि दोनों मिलकर के कैसे वर्क स्टडी बनाएंगी, कि मेथड स्टडी में SRED चलेगा, SRED, और उसके बाद जो काम होगा अगर हम देखें मेजर, वो वर्क मेजरमेंट टीम के द्वारा किया जाएगा, कंपाइल किया जाएगा और डिफ़ाइन, यहाँ पर भी डिफ़ाइन किया जाएगा। दोनों का डिफ़ाइन मिला करके आप सिंप्लीफिकेशन और टाइम मेजरमेंट को नोट करेंगे, और उसके बाद फिर आप उस मेथड को मेथड स्टडी वाले इंस्टॉल करेंगे और मेंटेन करेंगे, वर्क मेजरमेंट वाले नहीं। तो इस तरीके से आप देखें कि यहाँ पर वर्क स्टडी में 8 स्टेप हैं, SREDMDIM, जबकि मेथड स्टडी में 7 है, SRED और आखिरी के IM, और बीच में एक डिफाइन और टर्म यूज़ की गई है, डेवलप, डिफाइन, इंस्टॉल और मेंटेन। इसमें भी है, इसमें मेजर हटा दिया गया। यदि हम वर्क स्टडी का मेजर हटा दें तो जो अपने पास बच रही हैं 8 में से 7, वो 7 ही है, SRED, M हट गया है, फिर DIM, तो ये 7 है। लेकिन वर्क मेजरमेंट में जो है 6 है। देखिए आप, ये लाइन 8 की है, नीचे वाली 7 की है, तो 7, 6, 6, 7, 8। वर्क मेजरमेंट में स्टेप देखिए आप, SRE, अब इसको आप उससे नहीं कर सकते, MCD, मतलब मेजर, कंपाइल और डिफाइन। कंपाइल एक नई टर्म आई है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन जब होगी तो यू हैव टू कंपाइल, क्योंकि इसमें गणना की जाएगी, आप टाइम को नोट करेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे, तो एक संकलन करके टर्म आई है वर्क मेजरमेंट में, जो कि हमारी वर्क स्टडी में नहीं थी। उसको ब्रॉड टर्म में मेजर यूज़ किया था, मेजर में मेजर कंपाइल आ जाता है एक साथ, तो बट यहाँ पर उसको अलग अलग किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमको कार्यविधि का अध्ययन करना है तो हमारे पास 2 टीम होंगी, एक होगी कार्य को आसान बनाने वाली जो होगी मेथड स्टडी, और एक होगी कार्य को मापन करने वाली या वर्क को मेजर करने वाली दूसरी टीम होगी जो कि टाइम मेजर करेगी, और दोनों को हम कंबाइन करेंगे डिफाइन के द्वारा, फिर बाद में इंस्टॉल और मेंटेन। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में अगर हम शुरू से चलें तो हमारा जो कंटेंट था उसमें हमने देखा कि आज के सेक्शन में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ वर्क स्टडी, फिर हमने वर्क स्टडी का रिलेशन देखा विद प्रोडक्टिविटी, या इसी में हम बोलेंगे कि हमने देखा वर्क स्टडी, उसकी 2 टेक्निक, और फिर उसमें सिंप्लीफिकेशन, वर्क मेजरमेंट, और हमारी क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हमने एम्स देखा वर्क स्टडी के, एम्स लक्ष्य प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और रिसर्च के लिए काम करना, और उसके बेसिस पर ऑब्जेक्टिव हमने नोट देखे, परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं जो मैंने बताए हैं, और आखिरी में हमने बेसिक प्रोसीजर देखी। बेसिक प्रोसीजर एंड टेक्निक सिलेबस में लिखा है, टेक्निक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा जो आज का लेक्चर था चैप्टर नंबर 3 वर्क स्टडी, वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।